कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत करते हैं अमिताभ श्रीवास्तव जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा बीजेपी नेता दिनेश प्रताप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुलेमान खान साहब, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। एलजेपी के नेता काली प्रसाद पांडे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीतीश, लालू और पासवान बिहार की राजनीति की धुरी रहे हैं। एक अरसे तक सूबे की सत्ता पर काबिज लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार ने बीजेपी के सहारे बेदखल कर दिया। यहाँ तक कि लालू, पासवान और कांग्रेस का महागठबंधन भी नीतीश को हिला नहीं सका। लेकिन आज बिहार के तमाम राजनीतिक समीकरण टूट गए हैं। लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस में उहापोह है, पासवान बीजेपी के साथ है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। मुजफ्फरपुर के इस मैदान ने बिहार की राजनीति को दिशा देने वाली कई रैलियां देखी हैं, लेकिन इस मैदान में मौजूद बिहार की जनता ने बीजेपी के मंच पर जो चेहरा देखा उसे राजनीति का सबसे ज्यादा वक्त परस्त नेता कहते हैं। आखिर बाज वक्त बर्दाश्त ही सियासत है। भारतीय जनता पार्टी जितना अलायंस के धर्म को निभाती है, जितना गठबंधन के धर्म को निभाती है, उतना शायद ही दूसरा यूपीए में नहीं निभाती है। ये वही रामविलास हैं जिन्होंने गुजरात दंगों के बाद मोदी पर राजधर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाकर एनडीए को अलविदा कह दिया था। तब एनडीए में शामिल होने को पासवान ने भारी भूल बताया था। लेकिन ये राजनीति का तकाजा ही है कि 12 साल बाद पासवान मोदी फिर एक साथ मंच पर हैं और एनडीए अब नेशनल डेवलपमेंट अलायंस हो गया है। भाइयों बहनों, बहुत तेजी से एनडीए का विस्तार हो रहा है और मैं जब एनडीए बोलता हूं तो मेरे सामने एनडीए के दो रूप है। एक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। इसमें कोई शक नहीं कि ये मोदी का डेवलपिंग अलायंस है। 17 साल तक बीजेपी के साथ गठबंधन धर्म निभाने वाली जेडीयू ने दंगों पर दामन क्या छुड़ाया, मोदी राजनीति के अछूत हो गए थे। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें 4% पासवान समेत 10% महादलित वोट को साधा गया है। तो दंगों के दाग भी धुलने की जुगत लगाई है। आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? गरीब को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? रहने को घर चाहिए कि नहीं चाहिए? इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है और इसलिए एक ही माला फेरते रहते हैं, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। भाइयों बहनों, ये फरेब है। जाहिर है मोदी और बीजेपी के लिए जितने जरूरी पासवान हैं, पासवान की राजनीति में उतनी ही जरूरी बीजेपी। राजनीति में हवा का रुख समझने वाले को ही सिकंदर कहते हैं। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो बड़ी ही तेजी से बदल रहे हैं बिहार के हालात, बिहार के सियासी समीकरण, और इसका गवाह बन रहा है पूरा बिहार, वहां की जनता। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा चुके हैं। हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल दिनेश जी आपसे, बीजेपी के आप नेता हैं। बड़ा ही एक अद्भुत नजारा आज देखा गया जब मंच पर इकट्ठा हुए रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी। दोनों ने एक दूसरों की तारीफ की और तमाम ऐसी बातें कही जिसकी अपेक्षा पहले से की जा रही थी। लेकिन क्यों इसे मौका परस्त राजनीति नहीं समझा जाए? क्योंकि सबसे पहले रामविलास पासवान ही थे जिन्होंने 2002 के बाद एनडीए से नाता तोड़ा था। और आज का ये नजारा। सुब्रा जी, थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा नेपथ्य में जाना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी ने भाई नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब कुछ पत्रकार बंधुओं ने और कुछ राजनीतिक दलों ने टिप्पणी की थी कि मोदी के लिए नया साथी खोजना और भारतीय जनता पार्टी को, अपने एनडीए को, अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए मुश्किलें आएंगी। लेकिन आज परिणाम सामने है। उनको नए साथी के रूप में अगर आप देखें, आप एक तरफ से अगर रामदास अठावले की बात करें, चाहे डॉक्टर उदित राज की बात करें या पासवान की बात करें, ये सारे लोग एक ही तबके के हैं जिनको रिप्रेजेंट करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को मित्र भी बन रहे हैं
और एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी भी हो रही है। जी। ये कोई मौका परस्ती राजनीति नहीं है। रामविलास पासवान जी पहले भी एनडीए में थे और बीच में अपने किन्हीं कारणों से गए थे, उनको एहसास हुआ, आज फिर से वो वापस आए और उन्होंने कहा सबसे ज्यादा राजनीतिक या गठबंधन। लेकिन दिनेश जी, आपके ही तमाम नेता हैं जो इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। कहते हैं कि पहले बीच बीच में ऐसी बातें करते रहे रामविलास पासवान, बीजेपी के बारे में खुलकर ऐसी बात की उन्होंने, जिससे आज ये गठबंधन करना, आज इस तरह से साथ हो जाना ठीक नहीं है। जब आपके ही दल में मतभेद हैं तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है? भारतीय जनता पार्टी में कहीं से भी इस मसले पर कोई मतभेद नहीं है। आज जब गठबंधन हो चुका है, कहीं से एक स्वर आ रहा हो तो आप बताइए। रामविलास, भारतीय जनता पार्टी कभी अपने गठबंधन से पीछे नहीं हटती है। चाहे नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर गए हों, चाहे रामविलास पासवान गठबंधन से बाहर गए हों, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन धन को निभाती है। हालांकि अश्विनी चौबे जी पहले ही इस बात पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अश्विनी चौबे जी पहले ही इस बात पर सवाल खड़े कर चुके हैं। आज भी तमाम कई सारे नेता बीजेपी के मौजूद नहीं थे मंच पर, खुद सीपी ठाकुर मौजूद नहीं थे। इस पर क्या कहेंगे? इसमें ये नहीं कि नाराजगी की वजह से कोई ना वहां पर मंच पे नहीं था, कोई कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत कारण होंगे, व्यक्तिगत कोई कार्यक्रम होगा, इसको इस रूप में आप नहीं ले सकते हैं। पहले उसकी हकीकत पता कीजिए। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस गठबंधन से नाराज नहीं है। अगर किसी में खड़बड़ी है तो बाकी पार्टियों में, जिसका गठबंधन जो गठबंधन की ताक में थे। आप खुश हैं, कुल मिला के आप खुश हैं रामविलास पासवान जी के वापस एनडीए में आने से? बात सही है ना? निश्चित परिवार में हमारे बढ़ोतरी हो रही है। जो विरोधी पार्टियां जो पत्रकार बंदूक कर रहे थे, उनके मुंह पे तमाचा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी पार्टी 272 प्लस कैंपेन चला रही है, आपकी पार्टी ये दम भरती है कि मोदी की लहर है, मोदी का करिश्मा काम कर रहा है, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलेगा, आखिर फिर पासवान की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या कहीं कोई खटका है, या जिस मोदी की लहर की आप बात करते हैं उसको लेकर आप खुद ही मुतमईन नहीं है? नहीं, कहीं कोई शंका नहीं है जी। और वही है जो आप करिश्मे की बात कर रहे हैं, उसी आकर्षण से लोग खींचे आ रहे हैं। कोई किसी को बुलाने नहीं जा रहा। अभी आप देखिए आनंद जी, अभी चुनाव घोषित नहीं हुआ है, 4-6 दिन में चुनाव घोषित हो जाएगा, तब आप देखिएगा बाकी पार्टियों में कैसे भगदड़ मचेगी। यहाँ लोग शामिल नहीं कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है। ये वही एलजेपी है ना दिनेश जी, जो 2009 के चुनाव में पूरी तरह से निस्तनाबूद बिहार में हो गई थी, अपना कोई वजूद बचा नहीं था। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं, एक आंकलन ये भी है कि दरअसल रामविलास पासवान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी उसमें सहारा बन रही है। एक ऐसी कहीं बात नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी कैसे प्रधानमंत्री इस देश के 2014 के चुनाव में बने, आज रामविलास पासवान ने भी यही कहा कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी लौटते हैं आपके पास, लौटते हैं, सीधे हम रुक करेंगे। मोहम्मद सुलेमान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, स्वागत है आपका। ये बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है या फिर कांग्रेस का कुनबा सिकुड़ रहा है? नहीं, कांग्रेस का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में अजब मंजर है कि एक तरफ सन 2002 में रामविलास पासवान साहब इन्हीं नरेंद्र मोदी जी के सूबे में, जिसमें वो मुख्यमंत्री थे, उसमें दंगों की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 1 महीने से मैं बर्दाश्त कर रहा था, जहनी तौर पे मैं डिस्टर्ब था और फाइनली मैं रिज़ाइन करता हूं, और वाजपेयी जी को उन्होंने इस्तीफ़ा सौंप दिया। और 12 साल तक इसी भारतीय जनता पार्टी को वो कोसते रहे और अब 2014 में ऐसी उन्हें मोहब्बत हो गई मोदी साहब से और भारतीय जनता पार्टी से। धर्मनिरपेक्ष अलायंस है कांग्रेस का, वो सिकुड़ रहा है या नहीं सिकुड़ रहा? मेरा सवाल ये है आपसे। नहीं, हमारा अलायंस नहीं सिकुड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको अपनी पूरी बात करता हूं। पासवान जी का एक ये मलाल अक्सर सामने आया है इस दौरान शब्दों में कि हम तो कांग्रेस अध्यक्ष के पास भी गए थे, हम तो तमाम नेताओं के पास गए, लेकिन बात ही नहीं बनी, कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। जहां तक पासवान साहब से गठबंधन की बात है, अगर बातचीत हुई थी तो बातचीत फाइनल नहीं हो पाई। हमसे पासवान साहब का अलायंस हो नहीं पाया, भारतीय जनता पार्टी से हो गया। अब तो भारतीय जनता पार्टी के वो अलायंस में है, अब वो सांप्रदायिक हो गए हैं। कांग्रेस वो अलायंस। आप बीजेपी को सांप्रदायिक बताते हैं, तो क्या पासवान जी अब सांप्रदायिक हो गए हैं? पासवान जी खुद बीजेपी को सांप्रदायिक कह रहे हैं 12 साल से। 2002 में सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को सांप्रदायिक कह के इस्तीफा दिया था। 12 साल से कोस रहे थे सांप्रदायिकता पे और अब उन्हीं को वो ज्वाइन करें। सुलेमान खान साहब, सवाल ये है कि 12 साल से काफी लोग कोस रहे हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनावों से पहले रामविलास पासवान ने शुरुआत कर दी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के दागों को भुला दिया, अब उनके साथ चले गए, आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। जो ये शुरुआत है, इसे आप लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के लिए खतरा मानते हैं कि नहीं? नहीं मोहतरमा, मैं इस बात को बिल्कुल खतरा नहीं मानता हूँ। सबसे पहले तो ये सवाल मुझसे नहीं, पासवान साहब से पूछना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन से सिद्धांत हैं उनके राजनीति में
कि वो 12 साल तक जिस आदमी को कोस रहे थे उस पे फिर आपने उससे मोहब्बत जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं और जो सवाल लोगों के भी जहन में उठ रहे हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ काली प्रसाद पांडे जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं एलजेपी के। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल सीधा हमारा आपसे है, गठबंधन की सियासत बड़ी या वो राजधर्म जिसका पाठ पढ़ाते हुए, जिसकी अनदेखी का आरोप लगाते हुए पासवान साहब 2002 में एनडीए से अलग हो गए थे? देखिए, आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है, आप अपनी बात कहें। हेलो जी बताएं। आवाज आपकी मिल रही है पांडे जी। जहां तक 2002 का प्रश्न है जी, आवाज नहीं आ रही है? आवाज मिल रही है पांडे जी, अपनी बात हेलो? कहें, अपनी बात कहें पांडे जी। ना, जहां तक 2002 का प्रश्न है, आपने इसके साथ एक चीज जरूर जोड़िए जो महानुभाव बोल रहे थे, चूंकि लेट से मैं जुड़ा हूं। हमने पार्लियामेंट के अंदर जब गुजरात के दंगे हुए तो एक आदमी भी कोई हिम्मत नहीं किया कि आगे बढ़कर, हम मंत्री पद पर थे, आगे बढ़कर कोई रिजाइन दे। हमने रिजाइन दिया। गुजरात में जल रहे आग को हमने 98 दिन रहकर बुझाया। और जहां तक आज का प्रश्न है कि मोदी जी के राज्य में 2002 से अभी तक कोई दंगे नहीं हुए, सिर्फ किसी को मध्य प्रदेश में सरकारें चल रही है, आज तक कहीं भी कोई घटनाएं घटित नहीं हुई। सिर्फ सांप्रदायिकता शब्द का बार बार रट लगाकर, अगर आप देखेंगे कि पूर्व के सरकारों में, आज मोदी ने मंच से ये बात कही कि धर्मनिरपेक्षता एक फरेब है, धर्मनिरपेक्षता नाकामियों को छुपाने का एक आवरण है। क्या आप ये मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक फरेब है जिसकी आड़ लेकर सियासत को आगे बढ़ाया जाता है? हमने जुड़ा है, अपने मैनिफेस्टो पर हमने जुड़ा है। और हम आज मुजफ्फरपुर के रैली में भी स्पष्ट हमने कह दिया, हमने भाषण में कहा कि हमारे लिए सभी वर्ग, सभी कौम के लोग एक समान है। ठीक है, हमको उम्मीद है। ठीक है पांडे जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी फिर से एक बार। अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दिनेश प्रताप जी, इसी का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। आज रामविलास पासवान ने वहां पर भाषण दिया, मोदी की तारीफ तो जरूर की, ये कहा कि पीएम बने हुए देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना होगा ताकि 1 साल बाद कोई ये कह सके कि हाँ नरेंद्र मोदी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, कांटों का ताज है ये। इसका मतलब क्या था? चेता रहे थे आपको? नहीं चेता नहीं सुब्रा जी, ये तो परिलक्षित हो रहा है ना कि मोदी जी सारे सांप्रदायिक, सारे जाति, सारे मजहब के लोगों को साथ लेके गुजरात में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इस समय दिक्कत 2 चीज है जो अभी अनंत जी पहले पूछ रहे थे। आज इस देश में 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी सांप्रदायिकता और सहिष्णुता का प्रमाण पत्र देती है और एक पार्टी है ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रही है। ये 2 कंपनियां खुल गई हैं देश में। आज 2002 के दंगे के बाद आप हमको बता दीजिए गुजरात में कोई दंगा हुआ हो? आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों, 150 दंगे हुए, वो सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। दिनेश जी लौटते हैं आपके पास, दिनेश जी लौटते हैं आपके पास। हम सीधे रुक कर लेते हैं अमिताभ जी का। अमिताभ जी, ये जो अलायंस है, गठबंधन है, 12 साल के बाद एक बार फिर से पुनर्मिलन आज मुजफ्फरपुर में देखने को मिला, इसको आप किस खाके में रखना चाहेंगे? इसे मजबूरी की सियासत आप कहना चाहेंगे, इसे आप मौका परस्ती कहना चाहेंगे, या फिर इसे अपने वजूद बचाने की लड़ाई कहना चाहेंगे, या फिर इसे एक संदेश देने की कोशिश आप कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि इसको बहुत एक आनंद से इस चीज़ को देखना चाहिए, दूसरी दृष्टि से। जी, मेरा प्रश्न, अब केवल सवाल रामविलास पासवान जी से पूछा जा रहा है, मेरा प्रश्न भाजपा से है। क्या वो रामविलास पासवान जी की जो दलित वर्ग की उनकी अपनी सोच है, उस सोच से मुतमईन हो गई है? क्योंकि ये वही रामविलास पासवान जी हैं जिनको जो क्रीमी लेयर की जो उनकी अवधारणा चल रही थी, जो एक्सपेरिमेंट भाजपा ने जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर किया था और जिसमें दलितों को 2 वर्गों में बांटा गया था, दलित और महादलित, पिछड़ों में पिछड़ा और अति पिछड़ा। और इन्हीं रामविलास पासवान जी के लिए सदन में जब धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा चल रहा था तो रामविलास पासवान जी ने एक बार बोला था कि राम तो मेरे साथ हैं, अपने नाम का जिक्र करते हुए। तो सुषमा स्वराज जी ने जिक्र किया था ये विलासी राम है, शायद ध्यान हो भाजपा को। ये दलितों में एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है जो निश्चित रूप से बहुत संकीर्ण स्तर पर
केंद्रित है। ये वो दलित वर्ग नहीं है जो अंबेडकर के समय के थे। ये क्रीमी लेयर है ये दलित वर्ग अजीब तरह का दलित वर्ग है। वो ये क्रीमी जात लेयर- ये क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर दूसरी दृष्टि से, क्रीमी लेयर इस दृष्टि से जो मात्र परिवारवाद तक सीमित है। 7 में से 4 सीटें जो बोली जा रही इस बार भी रामविलास पासवान जी के अपने परिवार की हैं। और जिस वो जो वर्ग है जिस चीज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो अलग तरह का। क्या इन सारी विचारधाराओं से आज भाजपा पूरी तरह सहमत हो गई है कि जिन जो प्रश्न उठाए जा रहे ठीक है, थे? जवाब ले लेते हैं दिनेश प्रताप जी से। दिनेश प्रताप जी, ये कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान को मौका परस्त कहना आसान है, लेकिन बीजेपी के सामने भी तमाम सवाल हैं। आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं ना, आप भी तो यही चाह रहे हैं कि जो वोट है वहां पर पासवान वोट, महादलित वोट, वो आपके पास आ जाए और एक संदेश चला जाए कि देखिए रामविलास पासवान अब आ गए हैं एनडीए में वापस, तो बाकियों के लिए भी रास्ता खुला हुआ है। सुब्रा जी, सिर्फ रामविलास पासवान की बात नहीं है। जब डॉक्टर साहब जो अभी बात कर रहे थे, अब वहां उपेंद्र कुशवाहा भी आए हैं, तो आप कह दीजिए पिछड़ी जात का गेम चल रहा है। आप हम कह रहे हैं डॉक्टर उदित राज आए हैं, वो भी दलित समाज से हैं, कह दिए दलितों के नेता हैं। रामदास अठावले आए हैं, और किसका सिर्फ मैं ये जो समाज रूपी पहिया है उसमें सिर्फ अगड़ों का विकास करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप जब तक समान नजरिया से सभी तबकों को साथ लेकर नहीं चलेंगे उस समेकित विकास नहीं हो सकता है। अगर आप देखिए दलों में आने की जो होड़ लगी हुई है, आप एक तरफ से लिखिए, पूर्व रा चीफ को आप देख लीजिए, पुलिस महानिदेशक को आप देख लीजिए, महान क्रिकेटर को आप देख लीजिए, महान खिलाड़ी राजवर्धन को देख लीजिए, एक लाइन सी लगी हुई है। और दूसरे पार्टियों में लोग जा रहे हैं, तो सिर्फ डॉक्टर अमिताभ साहब जी जो आप कुछ कह कहना रहे चाह हैं, रहे हैं। मेरा प्रश्न इतना हमारा सा सिर्फ है, यह है कि क्रीमी भाज- लेयर जी सिर्फ अमिताभ जी, हमारा दलित और महादलित की बात नहीं है। हम दलित, महादलित, अगड़ा, पिछड़ा, ठीक है। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सारे लोगों को साथ लेकर चलने के हम मेरा पक्षधर छोटा हैं। सा प्रश्न है, क्या आप रामविलास पासवान जी को भाजपा की दलित विचारधारा से जोड़ते हैं? छोटा सा प्रश्न कि रामविलास भाजपा की जो पासवान जी दलितों को के हम- प्रति भाजपा की जो दलितों के प्रति अवधारणा है, क्या रामविलास जी उस अवधारणा में फिट बैठते हैं या नहीं? आप इतना बता दीजिए, मैं भारतीय सहमत। जनता पार्टी रामविलास पासवान जी को अपनी विचारधारा में फिट बैठे हुए देखती है। अब उस किस विचारधारा में उनका है, लेकिन खान साहब। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के से सहमत यानी- हुए, यानी- तभी या- वो भारतीय जनता पार्टी में आए। डॉक्टर साहब, यानी अगर आप मान- भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत यानी ना होते, आपके साथ आते ही वो आपकी विचारधारा में वो अब उनकी ये विचारधारा उनका बदल है, जाएगी। मुझे तो लगता है। अब आप उनसे सवाल कीजिए, खान अगर साहब, उनको ना लगता तो इतने दिन खान बाहर साहब, क्यों थे? खान साहब मैं सिर्फ आनंद जी कहना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि हमारा परिवार बढ़ रहा है और किस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में बिहार यूनिट में ही फ्रैक्शनलिज्म है। बहुत से इंपॉर्टेंट लीडर स्टेज पे नहीं थे। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि उन्हें अपने कोई जाति काम थे। भाई, आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मुजफ्फरपुर में रैली कर रहा है और आप जाति कामों से गए हैं, ये वहाँ फ्रैक्शनलिज्म है। इस तरह से तो परिवार, इनका मूल परिवार ही टूट रहा है। दूसरी बात, आप क्या इस तरह की आपके अपने परिवार में तोड़फोड़ है कि राजनाथ सिंह जी एक जगह ये कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों से माफ़ी मांग सकते हैं, संघ से आवाज़ आती है कि ये आप गलत कह रहे हैं। तीसरी बात, आप अभी कह रहे थे कि रिलीजन्स को सारे लोगों को हम साथ लेके चलते हैं। गुजरात में आप देखिए, गुजरात में मुसलमान आपको मोदी जी को खुश होकर वोट नहीं दे रहा है, अगर आप कहते भी हैं दे रहा है तो। चलो वहाँ ठीक है, पर इस मोदी- बारे में मेरा- आजम मेरा खान ने सवाल- बहुत दूसरी सारी बात, बातें आज की के हैं। तारीख सवाल में सुलेमान कोई साहब भी से बात लीजिए। नहीं होता। डर के वोट नहीं देता है सुलेमान जी, साहब। मैं आपको लेकिन- बता रहा हूँ। सवाल सुलेमान साहब। एलजेपी के मित्र हमारे कह रहे थे, एलजेपी को मैं जवाब दे दूं, एलजेपी के मित्र कह रहे थे कि हमने रिजाइन करा, किसी और ने रिजाइन नहीं करा। किसके बारे में बात कर रहे थे वो खोलें। दूसरी बात, वो कह रहे थे 12 साल में गुजरात में कोई दंगे नहीं हुए। भाजपा के मित्र कहते हैं और जगह जगह कहते हैं, क्या आप और दंगों का इंतजार कर रहे थे? क्या मोदी जी को गुजरात के बाद भी और कहीं दंगे कराना बाकी हैं? क्या वो गुजरात को हिंदुस्तान की तरह बनाना चाहते हैं दंगों के नहीं, रिलेशन में? लेकिन सुलेमान खान साहब, के ये जो मित्र को मुद्दा आप है कह आप रहे लोग हैं। कई बार उठा चुके हैं। ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा चुकी है, ये मुद्दा तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं जो आप सेकुलरिज्म व्यक्तिगत की आरोप राजनीति लगा करती रहे हैं। हैं। मैं आ रही हूं आपके पास पांडे जी, लेकिन सुलेमान खान साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए आप जरा। सांप्रदायिकता की जो राजनीति तमाम पार्टियां कर रही हैं, नरेंद्र मोदी लगातार उन पर वार कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये राजनीति है, वोट बैंक की सियासत है। अभी इस तरह से जो ये बदलाव बिहार की सियासत में देखा गया है, आपको लगता है कि आपसे मुद्दा छिनता हुआ जा रहा है? क्योंकि पहले भी आपने देखा था कि गुजरात चुनावों से पहले मौत का सौदागर कहा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो जीत करके आए। इस बार भी वैसा माहौल बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जब उसी तरह के लोग, रामविलास पासवान तरह के लोग उस तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपका जो मुद्दा है सेकुलरिज्म वाला थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है? देखिए, सेकुलरिज्म का हमारा मुद्दा, इस देश का जो कैरेक्टर है वो सेकुलर है। हमारा मुद्दा है वो कि सेकुलर फोर्सेस को यहाँ पर रूल करना चाहिए। जहाँ तक पासवान साहब का सवाल है, देखिए राजनीति में सिद्धांत बहुत बड़ी चीज होते हैं, प्रिंसिपल्स।
पासवान साहब सबसे पहले खुद इस बात का जवाब दें, वो कैसे उनके साथ शामिल हो सकते हैं और उनकी क्या फॉलोइंग रहेगी जब उन्होंने 12 साल तक एक ही बात को कह के उसी बात से पलट मोदी को गए। सेकुलर क्यों नहीं मानते हैं आप? मोदी को सांप्रदायिक क्यों मानते हैं? पहले तो ये बता दीजिए आप जरा, क्यों मानते हैं? जी, एक उसका वो रीजन मुख्य क्या है, एक- आधार क्या, तर्क जी, क्या है उसका? जी, एक ऐसा मुख्यमंत्री जी, जिसके प्रदेश में जी, डे लाइट जेनोसाइड हुआ, जी। कत्लेआम हुआ, मुसलमानों का, यूपी में क्या हिंदुओं हुआ? का, इंसानों का। यूपी उत्तर में क्या हुआ? प्रदेश में जो हुआ उसके बारे में भी कुछ कहिए ना। वो भी सांप्रदायिक है, उसमें भी नहीं, भाजपा के लोग आप समाजवादी सहयोग लोग ले शामिल रहे हैं। हैं। हम आप सब ये हम विषयांतर आप होगा। सरकार खासा चलाने में खासा सहयोग ले रहे हैं, खासा भी गलत हुआ, मैं कहता हूँ। खासा समाजवादी विषयांतर पार्टी होगा। समाजवादी लेकिन पार्टी 60 के उतनी ही दशक से लेकर 90 मुलायम के सिंह दशक और तक अखिलेश कांग्रेस यादव के शासनकाल में गुजरात में दंगे होते रहे, नहीं, तो मैं क्या आपको ये कांग्रेस बता की रहा हूं तमाम कि सरकारें जितना सांप्रदायिक उत्तर थी? प्रदेश की आप बात कर रहे क्या हैं, जितना कांग्रेस की गुजरात तमाम में सरकारें दंगे के लिए सांप्रदायिक जिम्मेदार थी? है, उतनी यूपी सरकार भी अरे उसके सर, लिए अगर जिम्मेदार आप है। क्यों दंगों ले को रहे थे आधार सुलेमान मान रहे हैं, साहब? आप अगर आप उनसे दंगों को समर्थन आधार लेके मान क्यों रहे हैं, सरकार कौन सी मजबूरी आपको थी? तो 12 साल तक पासवान साहब ने कोसा, आप उनके साथ क्यों इतनी नहीं, हम मोहब्बत कह कर रहे रहे हैं हैं? आप क्यों उनसे समर्थन लेके सरकार चला रहे थे? आज असल में अनंत जी जो पीड़ा है ना, देखिए मैं आपको एक जवाब मिनट, देता हूँ। एक मिनट, परेशानी सुलेमान ये साहब, है, मेरी बात हो जाए। परेशानी ये है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति करके राज करना चाहते हैं। सन 84 से इन्होंने ये किया है। सन 84 नहीं, में नहीं, इनकी अनंत दो जी, सीटें- खान अनंत साहब, जी, अगर 2 साल में आपने सुलेमान 200 खान कर ली साहब, 99 तक। अनंत जी, जी, असल जी। में दिक्कत ये नहीं, पीड़ा जो आज कांग्रेस उससे पार्टी जरा की है, पूछिए। असल जी। में इंतजार कर रहे थे कि इनका और पासवान जी का वहां समझौता होने वाला था, इस तरह की बात। और पासवान जी आने से चलिए पहले सीधे और रुक पीड़ा करते आज हैं पांडे देखिए, ना जी तो का। आरजेडी पांडे से हो जी रहा है, का ना रुख कर जेडीयू से लेते हो रहा हैं, है। गठबंधन की बात हो रही है, पांडे जी का देखिए। रुख कर लेते हैं। पांडे जी, बहुत सीधा सवाल है, एलजेपी की प्राथमिकता क्या थी? पहले कांग्रेस या पहले बीजेपी? और बहुत सीधा जवाब आपसे चाहूंगा, कोई दाएं बाएं नहीं, पहले कांग्रेस या बीजेपी? अगर कांग्रेस से गठबंधन हो जाता तो क्या बीजेपी के साथ नहीं आते आप? क्लियर लाइन एकदम। सवाल हमसे है। जी पांडे जी, आपसे सवाल है। हेलो, जी बताएं पांडे जी। जहां तक प्रश्न था, नहीं, जहां तक प्रश्न है कि हम लोक जनशक्ति पार्टी कोई दुकान नहीं चला रहे हैं, हम पार्टी चला रहे हैं। यह बात सत्य है कि हमने कांग्रेस के पास, हमारे नेता ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिले, जबकि हमारी अलायंस कांग्रेस से विगत चुनाव में नहीं थी, हमारी अलायंस राजद से थी। हमने वहां भी गया तो कोई कहता था कि 2 सीट ले लीजिए, 2.5 सीट ले लीजिए। हमने अध्ययन किया कि नरेंद्र मोदी के 2002 के शासनकाल से अभी तक जी गुजरात में कहीं एक दंगे नहीं हुए। जी, उसके बाद हमारी पार्लियामेंट की क्या बैठक हुई। आप ये संघ बात और सत्य है कि बीजेपी रामविलास की जी विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं? चुप थे। क्या लेकिन आप सारे संघ और बीजेपी की पार्लियामेंट विचारधारा को संसदीय एक्सेप्ट पार्लियामेंट करते के हैं? मेंबर ने और क्या ये ये गठबंधन निर्णय में लिया। विचारधारा की कोई भूमिका है या फिर कि हम केवल सीटों पार्टी की चला बार्गेनिंग रहे हैं, जरूरी इस थी? पार्टी एक सवाल यहाँ पर के मेरा भी तहत सुन लीजिए पांडे जी। पांडे जी, एक निर्णय सवाल लिया मेरा कि भी सुन हमको लीजिए पांडे जी। एक खास NDA तरह की के साथ टोपी है जाना पांडे जी, चाहिए, पांडे हम जी, एक गए। सवाल मेरा सुन लीजिए। एक जी। खास तरह की टोपी है जिसको पहनने के लिए नरेंद्र मोदी इनकार कर चुके हैं कई बार, बहुत हल्ला हो रहा है जरा सा। हाँ, और बताओ। उस पर चर्चाएं भी होती आई है, लेकिन रामविलास पासवान उस टोपी को पहनना पसंद भी करते क्या? हैं और तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। अब ये जो डिफरेंस है, इसको कैसे पाटेंगे गठबंधन में? देखिए, गठबंधन में हमने स्पष्ट कहा है कि हमारी गठबंधन एनडीए के साथ हुई है। हम अपने मैनिफेस्टो पर चलेंगे। आज मुजफ्फरपुर के भाषण में आप देखेगी तो हमारे नेता ने स्पष्ट शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। और जहां तक पार्टने की जरूरत है, एक साथी कह रहे थे कि रामविलास जी क्या जवाब देंगे, जरा उनसे पूछिए कि जिस दिन हमने पार्लियामेंट से रिजाइन दिया, उस दिन कोई भी आगे बढ़कर, आज सब लोग अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं। जिस दिन हमने ठीक है। रिजाइन दिया, ठीक उस है, दिन ठीक कोई है। एक आदमी तमाम भी आगे सवाल बढ़कर तमाम गुजरात के राजनीतिक बारे में पार्टियां एक दूसरे से पूछ रही हैं, सवाल जनता भी पूछ रही है और जनता सब देख रही है। जनता लोकसभा चुनावों में जवाब देगी। लालू प्रसाद यादव एक फैक्टर हैं जो कि अलग थलग पड़ते हुए बिहार की राजनीति में दिखाई पड़ रहे हैं। हम इसकी भी बात करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए जनता मांगे जवाब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और आज चर्चा हो रही है बीजेपी के गठबंधन की रामविलास पासवान जी के साथ। इसके मायने क्या है, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है और क्या संदेश इससे जा सकता है? क्या वाकई बीजेपी का कुनबा
बढ़ रहा है, और अगर कुनबा बढ़ रहा है तो क्या उसमें और पार्टियों की एंट्री की गुंजाइश है? तमाम सवाल हैं। सीधे हम रुख करेंगे काली प्रसाद पांडे जी का, एलजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, उम्मीद करता हूं कि आपको इस बार मेरी आवाज जरूर मिलेगी। पहले आप इस सवाल को टाल गए थे, इस बार ना टालिएगा, सीधा जवाब दीजिएगा। सवाल यह है, क्या संघ और बीजेपी की विचारधारा से आप सहमत हैं? नहीं, उस धारा का प्रश्न ही कहां पैदा होता है कि न हम अपना जो अलायंस किया है, हमने अलायंस किया है एनडीए के साथ, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, तो उस विचारधारा से हमको क्या लेना देना है? चलिए दिनेश जी, पांडे जी तो कह रहे हैं कि उस विचारधारा से हमको क्या लेना देना, इसका सवाल ही नहीं है। मान लिया जाए कि राजनीति में अब विचारधाराओं का जो स्थान है वो कहीं पीछे छूट गया है, बस मतलब की राजनीति हो रही है। ये जो गठबंधन है इसको देख के तो यही लग रहा है। कदापि नहीं। पहले तो आपको पता हो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीयता है, तो कोई राष्ट्रीयता से परहेज कौन कर रहा है? 370 छोड़ दिया है, राम मंदिर छोड़ दिया है, उस विचारधारा से कौन नहीं है? ये जो मुद्दे आप उठा रहे हो क्या राष्ट्रीयता से अलग है? बता दीजिए। ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं सारे जो भी है वो राष्ट्रीयता का मुद्दा है। अनंत जी राष्ट्रीयता का मुद्दा है, और इन सब से बड़ा है, सबसे बड़ा धर्म टाल नहीं रहे, और इन सब से बड़ा है राष्ट्र धर्म, और जिसकी बात कर रहे हैं राजधर्म तो है, राजधर्म जिस पर अलग हुए थे रामविलास पासवान। और विचारधारा अगर इस देश में किसी पार्टी का है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के। अमिताभ जी, तो लिमिटेड कंपनियां हैं, उनकी कौन सी विचारधारा है? कौन डायरेक्टर, कौन उसमें? मेरा सवाल ये है कि कौन होगा? जनता दल यूनाइटेड तय कर देगा। आज राष्ट्रवादी नहीं रह गया क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या राष्ट्रीय नहीं रह गई? पीडीपी राष्ट्रवादी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रवादी? भाजपा क्लियर कर दे किस राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी दोनों में समझौता नहीं हुआ है जी। ये जरा पार्टी बता दे कि राष्ट्रवादी कौन है, पता लग जाए कि किसके साथ, कि जो मिल गया वही राष्ट्रवादी है। डॉक्टर साहब, मुझे जो लगता है कि विचारधारा की जो राजनीति करने वाले दल हैं उसमें अगर आप भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट को हटा दीजिए तो कोई दल हो तो बताइए ना एक नाम। बाकी तो परिवार की पार्टियां हैं, जेब की पार्टियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं। एक सामान्य प्रश्न है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी में राष्ट्रवादी कौन है? हम अपनी बात कर रहे हैं ना, हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। वो राष्ट्रवादी है, और हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। राष्ट्र जैसी, हम भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा की बात कर रहे हैं। में आपके पार्टी के साथ जुड़ेगा तभी राष्ट्रवादी होगा। नहीं, ये सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे हैं, हम अपनी विचारधारा की बात कर रहे हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं, विचारधारा से सहमत लोग आएंगे। दिनेश, एक स्टेप आगे चलते हैं। अब आप कह रहे हैं, अब मैं गठबंधन को ही आगे बढ़ाता हूं, उसी के कैनवस पे बात को ले जाता हूं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, मानते हैं इस बात को आप? तमाम लोग आ रहे हैं। डीएमके ने भी संकेत दिए हैं कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और भी तमाम ऐसे दल हैं जो संकेत दे रहे हैं कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। ये वही डीएमके है जिनके ए राजा को लेकर बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी थी जेपीसी की मांग करके। क्या वही डीएमके अब स्वीकार्य हो जाएगी? वो भ्रष्टाचार का मुद्दा नेपथ्य में चला जाएगा? सीधा सवाल है आपसे, कहीं अगर डीएमके आती है तो। अनंत जी, भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस है। हमारे अगर पार्टी के नेता पर भी आरोप लगा तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 मिनट की देरी नहीं की। येदियुरप्पा गए और आ भी गए। आप सुन लीजिए पूरी बात। येदियुरप्पा के ऊपर आरोप लगा, मुख्यमंत्री पद से जाना पड़ा। आज जो सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से हैं, किसी भी दल में सामान्य सदस्य कोई बन सकता है। आप उनको कोई संवैधानिक जिम्मेदारी दिए हो, आज उनको आपने पार्टी में कोई जिम्मेदारी दी हो, तब आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। आप डीएमके को स्वीकार कर लेंगे? एक सामान्य डीएमके को स्वीकार कर लेंगे अगर डीएमके आती है, जैसा कि संकेत दिए हैं करुणानिधि जी ने कि मोदी मेरे मित्र हैं, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, चुनाव के बाद क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आप कहिए कि हम खरोंच लेंगे, अरे पहले नाखून तो जमे। अभी आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? पहले आने दीजिए, देखते। यही एक दल नहीं, बहुत सारे चुनाव के बाद नहीं, आप चुनाव घोषित होने दीजिए। बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों को तैयार। ये जो बात उठी है इस पर जवाब मैं लेना चाहूंगी सुलेमान खान साहब से। सुलेमान खान साहब, जिस तरह से रामविलास पासवान आए हैं अब एनडीए के भीतर, और तमाम अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं वो संकेत यही दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ जाने में कुछ खास परेशानी नहीं है, अब आपत्ति नहीं है। ये जो पूरी घटना हो रही है लोकसभा चुनावों से पहले, इससे निपटने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हमें इससे निपटने की जरूरत ही नहीं है। पासवान साहब कुनबा बढ़ रहा है इंडिया का, लेकिन मैं आपको जवाब दे दूं। पासवान साहब चले गए, वो असलियत उनकी सबके सामने आ गई, जनता उन्हें इसका जवाब देगी कि एक बात 12 साल तक कहते रहे, उसी बात पे दोबारा आ गए। जहां तक और दलों की बात है,
ममता बनर्जी साहिबा ने, जयललिता साहिबा ने, मायावती साहिबा ने, ये 3 देवियों ने मना कर दिया कि हम उनके अलायंस के साथ नहीं जाएंगे। और जो दल अगर कह रहे हैं, अभी तो खुद कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पहले नखून, इन्हें खुद शुबा है, कह रहे हैं अभी नखून जमने तो दिए तब खरोचेंगे। तो ये खुद ही अभी शुबे में है, शक में है कि हमारा होगा क्या। तो कोई कुनबा नहीं बढ़ा है कांग्रेस का। पार्टी बचाइएगा। मैं कह रहा एक सवाल क्योंकि बात उठी है ऐसे नेताओं की जिनकी छवि को लेकर सवाल उठे हैं, आरोपों के घेरे में जो रहे हैं, लिहाजा एक सवाल यहाँ पर उठता है कि आज मोदी साहब भी मंच से बोल रहे थे कि या तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर या फिर सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को अलग कर लिया जाता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा सवाल है, जहन में ऐसे आ गया कि ये जो गठबंधन की जिस समय बातचीत चल रही थी, अचानक एक मामले को लेकर पासवान साहब का भी नाम आ गया एक भर्ती घोटाले को लेकर। उस समय कहा कि इस्पात मंत्री वो हुआ करते थे और सीबीआई की तरफ से भी बातें कही गई कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं। ये इत्तेफाक है क्या? देखिए, ये तो सीबीआई का प्रेरोगेटिव है कि ये सवाल उठते रहे हैं कि सीबीआई का सियासी इस्तेमाल हो जाता है। राजनीति में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब नहीं भी होता है। तो ये सीबीआई की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कानूनी प्रक्रिया, ये तो सब सीबीआई का प्रेरोगेटिव है। इसमें हमारी पार्टी का कोई पूछ लेते हैं। पांडे जी, क्या आपको कोई रिश्ता नजर आता है इस बात में? नहीं, पहला आप देखिए, जाने के पहले एक न्यूज छपा कि सीबीआई का जांच, मुद्दा उसमें क्या था कि बहुत लोगों का एड्रेस बोकारो स्टील प्लांट में भर्ती के समय बहुत लोगों का एड्रेस 12 जनपद है। ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हम मंत्री की ड्यूटी नहीं होती है, जो पदाधिकारी ने नियुक्ति किया उसकी ड्यूटी होती है। वो भी आया। फिर अभी दूसरा बात आप कह रहे हैं, हम सच्चाई आज तक हम पर, हमारे नेता ने पार्लियामेंट के अंदर रेल मंत्री के रूप में कहा था कि आप चार्ज लगा रहे हैं, हम पर 8 आना का चार्ज भी लगाए, अब प्रूव हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसलिए ये मुद्दा जो है मनगढ़ंत है और इस मुद्दा से कहीं भी लोजपा में घबराहट नहीं है। चलिए अमिताभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। मेरा प्रश्न था अपने कांग्रेस के प्रतिनिधि से जी कि इन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में अंदर पासवान जी के मुद्दे पर मतभेद है। मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। नंबर 1, ये माना जा रहा है कि पासवान जी के आते ही महादलित भाजपा के साथ हो जाएंगे और पासवान वोट इनके साथ हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहा था, उसके बाद 0 सीटें हासिल की, उसके बाद मतलब उन्होंने चर्चा में कह दिया था, अपनी महत्वाकांक्षा जता दी थी। माना यह भी जाता है, कहा यह भी जाता है कि जिस समय पासवान जी ने इस्तीफा दिया उस समय उन्होंने कई बार अपनी छवि स्थापित करने की कोशिश की कि वे दलितों के राष्ट्रीय नेता बने, लेकिन धीरे धीरे उनके आधार सिमटता चला गया और एक छोटे से पॉकेट में उनका आधार है। इस परिस्थिति में लोजपा पर कितना दांव, क्योंकि महादलितों की वास्तव में राजनीति तो जेडीयू कर रहा है कि महादलितों के लिए उन्होंने कार्य किया, महादलितों को आरक्षण दिया, तो कितना चोट पहुंचा पाएंगे। और महादलितों में 10% वोट जैसा कि प्रस्तुत किया जा रहा है कि सारा का सारा भाजपा के खाते में जुड़ जाएगा और बहुत बड़ी चीज़ें हासिल हो जाएंगी। पिछली बार 3 पार्टियों का गठबंधन था, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार केवल पासवान जी के उनके साथ जुड़ने के साथ साथ वोट परसेंट देखा जा रहा है कि 14% जैसे वोट सीधे सीधे भाजपा के खाते में आने जा रहे हैं। दूसरी बात कांग्रेस के साथ भी है कि कांग्रेस ये कह रही है कि इन्हीं एक समय राहुल गांधी ईमानदारी की बातें करते हैं, अगले दिन संसद में बिल के बारे में बात होती है और उसी समय चर्चा चलने लगती है। लालू यादव कहते हैं कि मैं राहुल गांधी से मिलूंगा, राहुल गांधी से उनकी भेंट होती है। जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जमानत पे आए हुए बाहर, उनके साथ गठबंधन हो रहा है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा वहां भी गठबंधन को लेकर वहां पो है लेकिन मिले वो। लालू जी कह रहे हैं कि अब लठबंधन होगा, गठबंधन नहीं होगा। वो तो वहां की बात है। ठीक है, बिल्कुल जी बताएं। लेकिन ये स्थितियां अगर देखिए, कोई पार्टी, फैक्ट ये है कि कोई भी पार्टी सिद्धांतों की राजनीति नहीं कर रही। ठीक है, अमिताभ जी मैं आपके पास आऊंगी, लालू प्रसाद यादव के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी खान साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मैं अमिताभ साहब आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने आंकड़े बताए कि इतने % वोट दलित और महादलित का भाजपा खाते में। देखिए, ये सब आंकड़े भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी लगा रही है, इन्हें ख्वाब देखने दिए। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा यूपीए की कितनी सीटें आएंगी। दूसरी बात आपने कही कि लालू प्रसाद यादव
एक कन्विक्ट हैं और उन कन्विक्ट से एक तरफ राहुल गांधी साहब ईमानदारी की और साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव साहब से गठबंधन की बात करते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव साहब ट्रायल कोर्ट से भी कन्विक्ट हुए हैं, हाई कोर्ट में उनकी अपील पेंडिंग है। दूसरी बात, हमारा जो अलायंस है वो आरजेडी के साथ है, एक सियासी जमात के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। लालू प्रसाद यादव के साथ 1 to 1 सिर्फ उनसे ही अलायंस नहीं है, पार्टी से है, पार्टी की सोच से है। वो कन्विक्ट हुए एक केस में, हाई कोर्ट से बरी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। तो ये तो अभी लॉन्ग एंडिंग लीगल प्रोसेस है जी, लेकिन लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें खान साहब, तो अब ये गठबंधन भी अदालत का एक पार्टी रुख कन्विक्ट रखें। नहीं हुई सर, पार्टी कन्विक्ट नहीं हुई है, लालू कन्विक्ट हुए। मुलाकात लालू यादव से हुई, मुलाकात लालू यादव से ही हुई, ठीक है, मुलाकात लालू यादव से हुई। खान साहब, ये जो तर्क आप अदालत वाला दे रहे हैं, इस तर्क में तो अगर बात देखी जाए तर्क नहीं लगता। तो मोदी को तो किसी छोटी अदालत ने भी कन्विक्ट नहीं किया, और आप उनके लिए फरमान सुनाते हैं, फैसले सुनाते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। मैं सिर्फ आपसे ये एक सवाल पूछ लेता हूं कि किसी सूबे का मुख्यमंत्री, उसके दौर में हजारों लोग मारे जाएं और कुछ मुख्यमंत्री नहीं करे, ना सरकार करे केंद्र की, ना ही प्रदेश की, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? आप खुद वकालत करते हैं, और मैं बताता हूँ, इंक्वायरी, लेकिन न्याय का गोल्डन नियम आप जानते हैं, बता रहा हूँ, जस्टिस न्याय का गोल्डन नियम जानते हैं कि जब तक किसी को दोषी ना ठहरा दिया जाए तब तक निर्दोष होता है, इनोसेंट माना जाता है, इनोसेंट माना जाता है। आपके राहुल गांधी कह रहे हैं दिल्ली में कांग्रेसी नेता थे जो दंगों में जिन्होंने शिरकत की, आज तक वो नाम सामने नहीं ला रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं हमें पता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, उनकी एक विडो जाफरी साहब की, जकिया जाफरी, प्रोटेस्ट पिटिशन भी फाइल कर रही है ट्रायल कोर्ट में, और अभी कानूनी प्रक्रिया लंबी है, तो कानून पे हम बात ना करें, वो एक अलग चीज है इस इशू पे। लेकिन अगर आप गुजरात में एक मुख्यमंत्री के सामने इतने दंगे हो जाए, इतने लोग बढ़ जाएं, तो वही इसके लिए जिम्मेदार है। अनंत जी, एक मिनट जी, यही कहता है, यही दोहरा रवैया जो कांग्रेस पार्टी का है। एक के ऊपर आरोप लगता है, वो निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी से भी उसको क्लीन चिट मिल जाती है, कोई दाग नहीं लगता है। आप उसकी लालू प्रसाद यादव दंगों के लिए नहीं कन्विक्ट हुए, दंगों के लिए कन्विक्ट नहीं हुए, व्यक्ति नहीं है, करप्शन में लालू प्रसाद यादव पार्टी दंगों के लिए नहीं हुए, हजारों लोगों को मारने में नहीं हुए। करप्शन गंभीर मुद्दा, मानता हूं मैं गंभीर मुद्दा है, कम्युनलिज्म भी गंभीर मुद्दा है, सांप्रदायिकता भी बहुत गंभीर मुद्दा है, इसमें हजारों लोग मारे गए। एक भ्रष्टाचार फिर सामने आया, सीबीआई जांच का आदेश आप देखिए, हजारों लोग मारे गए, सांप्रदायिक भी बहुत ठीक है, ये जो बहस है, ये नेवर एंडिंग बहस है, ये जो बहस है इसका अंत कभी नहीं है। लालू प्रसाद यादव की चूंकि बात छिड़ी है, लालू प्रसाद यादव की चूंकि बात छिड़ी है, तो क्या लालू प्रसाद यादव अब बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस भी अब ऐसा लग रहा है मन बना रही है नीतीश कुमार की तरफ जाने का। आप सर हिला रहे हैं ना में खान साहब? मैं आपको जवाब दे देता हूं इस बात का। जी, पार्टी लीडरशिप हमारी, माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी साहिबा, उपाध्यक्ष राहुल गांधी साहब और टॉप लीडरशिप हमारी आज भी अलायंस को के बातचीत में है, और सेकुलर फोर्सेस को लाने के लिए और कम्युनल फोर्सेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए। यही बात नीतीश कुमार भी कहते हैं, यही बात नीतीश कुमार भी कहते हैं, भाजपा के साथ हो जाएंगे और राष्ट्रीय हो जाएंगे। वो टॉक्स अभी चल रही हैं। डॉक्टर साहब, अभी 4 राज्यों के चुनाव में कौन अंदर हुआ? 2009 में यही हुआ था, 2009 में भी यही हुआ था, फिर हम ही आए थे सत्ता में, सेंटर में हम ही आए थे, 2008 में भी ऐसे हुआ था, और 9 में अमिताभ जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी, अमिताभ जी से मैं पूछना चाहूंगी। है साफ हो गए, सुपड़ा साफ है। अमिताभ जी, 2008 में भी आपने यही कहा था, फिर 9 में हम जीते थे, अब देखिए तो 9 में हम जीते थे, फिर हम जीतेंगे, नहीं खुला, फिर हम जीतेंगे। ठीक है। लालू प्रसाद यादव की हम अगर बात करें, उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं, अब लटबंधन की राजनीति चलेगी। इसे कैसे देखा जाए? क्या वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बिहार में? क्योंकि बीजेपी इधर रामविलास पासवान से गठबंधन कर चुकी है, कांग्रेस भी उनसे खिसकती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस को ये साफ लग रहा था, कांग्रेस डूबती हुई नाव पे सवारी कोई नहीं करना चाहता, कांग्रेस भी जानती है। कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि आरजेडी एक ठप्पा लगने के बाद किसी भी स्थिति में लालू यादव के साथ रहेंगे। रामविलास पासवान का हटना कांग्रेस के लिए एक झटका। राहुल गांधी भी निश्चित रूप से चाहते हैं कि मतलब करप्शन का एक ठप्पा लगा हुआ है पार्टी के ऊपर, और उस लालू यादव से कोशिश वो पूरी कर रहे हैं। हालांकि व्यावहारिक राजनीति किस तरह से क्या करेंगे भगवान जाने, लेकिन कोशिश दोनों तरह से चल रही। जिस तरह से खांचा बैठ जाएगा उसको कोई ना कोई लेवल चिपका दिया जाएगा और राजनीति। चलिए अमिताभ जी आपके पास लौटेंगे, सीधे हम रुक कर लेते हैं काली प्रसाद पांडे जी का। पांडे जी, एक सवाल आप टाल गए थे। सवाल हमारा ये है कि मोदी ने आज कहा रैली के मंच से कि धर्मनिरपेक्षता एक फरेब है। क्या आप धर्मनिरपेक्षता को एक फरेब मानते हैं?
देखिए, धर्मनिरपेक्षता की बात जहां तक है, हम वही इस सरजमीन पर जो होगा उसी को देखेंगे। हमारे नेता ने उस मुद्दा बनाकर रिजाइन दिया, लेकिन 2002 से अभी तक एक भी दंगे गुजरात में नहीं हुए। अभी आप उत्तर प्रदेश देखें कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का दंगा धर्मनिरपेक्षता फरेब है या नहीं है? सवाल मेरा ये है, धर्मनिरपेक्षता फरेब है या नहीं है? हमारे नेता ने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट कहा है कि हमने सीता को मां कहा तो बीबी फातिमा को अम्मा कहा। अगर गीता हमने पढ़ी तो कुरान की आयत भी हमने पढ़ी। काशी में माथा टेका तो काबा में माथा टेक कर हमने दुआएं मांगी। तो इसलिए सभी धर्मों से आज भी मुजफ्फरपुर के मंच पर देखिएगा कि हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। भविष्य में अगर इस तरह की कोई बातें आती है, पांडे जी, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें ये कि बड़े पासवान साहब यानी रामविलास पासवान बीजेपी के साथ गठबंधन में उतने इंटरेस्टेड नहीं थे जितने छोटे पासवान यानी कि चिराग पासवान थे। तो क्या ये कहा जाए कि पुत्र के मोह में पिता ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप टीवी चैनल पर हैं और कोई भी बात आप बोलिए तो पूर्ण जिम्मेवारी के साथ बोलिए। हमने एक अलायंस से, आरजेडी से हम बंधे हुए थे। हमारे साथ कांग्रेस का अलायंस विगत लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ था। हम आरजेडी से चाहते थे पहले कि हम और आप बैठकर एक समझौता करें। जब अनादर की दृष्टिकोण से मुझे देखने लगा गया, कुछ लोगों ने कहा कि लोजपा की कोई राजनीति नहीं है, तो इसलिए हमने सोनिया गांधी से मिला। यही बात पांडे साहब यही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रामविलास पासवान की छवि ऐसी बन गई है, रामविलास पासवान की छवि ऐसी बन गई है 2002 के बाद कि कोई भी सरकार रहती है गठबंधन उनके साथ अपने फायदे के लिए करते हैं और फिर मुकर भी जाते हैं बाद में। इस छवि को लेकर जब आप जनता में वोट मांगने जाएंगे, क्या असर पड़ेगा इसका? मैंने आपको मैंने ये आरोप आपका बिल्कुल असत्य है कि अपने फायदे के लिए करता तो हम इतना दिन वेट नहीं करते। और जहां तक छोटे पासवान बड़े पासवान का प्रश्न आया, यही वो शब्द की शब्दावली थी कि राजद के कुछ नेताओं ने कहा कि 2.5 सीट देंगे। राजनीति में अभी हमारी संसद, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में पांडे साहब कुछ खास कर नहीं पाई थी आपकी पार्टी के लिए। उनके पास वेट क्या करते हैं? कुछ खास नहीं था। ऐसे में क्यों ना माना जाए कि अपनी राजनीति को चुनाव के बाद आप पुनर्विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ चुनाव के बाद ईश्वर, अगर शुभकामनाएं हैं इस बार आपकी पार्टी को कुछ सीटें मिले और उस परिस्थिति में जैसा कि माना जा रहा है कि एक सीट कीमती होगी, उस परिस्थिति में अभी जैसे कि आपने कहीं विचारधारा पर सवाल नहीं उठाया, ना राजद की विचारधारा पर सवाल उठाया है, ना कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाया है, आप ये कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिला। इतने सॉफ्ट स्टैंड के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो चुनाव के बाद संभावनाएं खुली हैं कि नहीं खुली हैं? जी पांडे जी, नहीं, संभावना बिल्कुल है। इस बार सरकार एनडीए की बनेगी। नहीं, संभावना है दूसरी तरफ जाने की भी। इसमें कहीं दो मत रखिए। जो संभावना से आपका तात्पर्य क्या है? संभावना है दोनों तरफ जाने की। आवाज साफ नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि संभावना दोनों तरफ। संभावना अभी आपने एनडीए में शामिल हो गए, बीजेपी से गठबंधन कर लिया। चुनाव के बाद अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि तू दूसरी तरफ जाने का अगर मौका हो, क्योंकि तो क्या वहां पे भी संभावना खुली है? विचारधारा पर आपने सवाल नहीं उठाया, आपने केवल कहा कि मौका नहीं मिला, हम तो मिलने गए थे। मान लीजिए अगली बार बुला ले पूरे सम्मान के साथ गाड़ी बेच के। विचारधारा का ही प्रश्न है कि हम विचार अगर आरजेडी से मिला, आरजेडी ने हमको अनादर का दृष्टिकोण से देखा। अभी हम एनडीए में हैं, हम एनडीए के साथ समझौता किए हैं, एनडीए के साथ बने रहेंगे। नहीं, आपको बुलाया नहीं, समय नहीं दिया, अगली बार गाड़ी भेज दी तब। अच्छी खबर है, दिनेश प्रताप साहब कह रहे हैं एनडीए में ही बने रहेंगे। अच्छा जी, वास्तविकता यही है कि आज कोई यूपीए में कोई दल जाना नहीं चाह रहा है। मजबूरी में भले चला जाए। आप सीबीआई का डर दिखा के ले लीजिए, जांच एजेंसियों का डर दिखा के ले लिए। आज जिस तरह की हवा
जिस ठीक तरह है। की आंधी आपने उसे- पूरे देश सुलेमान में खान चल साहब, रही है, मुझे कोई यकीन भी है कुछ दल उस कहना चाह रहे होंगे इस भ्रष्टाचारी पूरे दल के मसले पर। साथ समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका भुगतान भी उस दल को, जैसे कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में करना पड़ा है, वैसे भी जो दल उस पार्टी के साथ भ्रष्टाचार के साथ जाएगा, खान साहब, उसको भी क्या उसका रणनीतिक तौर भुगतान करना पर, क्या पड़ेगा। रणनीतिक तौर पर इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है? क्योंकि आप, ऐसा लगता है कि एक असमंजस की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में है, चाहे वो अलायंस की बात हो, चाहे वो और फैसले लेने की बात हो, चाहे वो रणनीति की बात हो, तो क्या इस लिहाज से बीजेपी रणनीतिक तौर से भारी पड़ रही है कांग्रेस पर? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हमसे भारी नहीं पड़ रही है, कांग्रेस उनसे बहुत ज़्यादा भारी है। कांग्रेस इस चुनाव में अपनी नीतियों 10 साल के कार्य दिखाते हुए जनता को चुनाव में उतर रही है। सिर्फ पासवान जी अगर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में चले गए तो इससे को आप कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी में फेलियर नहीं मानिए। और अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मित्र के करप्शन करा कांग्रेस ने, शायद 99 से 2004 तक आप भूल गए कि कितने आपने घोटाले कर दिए ठीक थे। है, हालांकि ये उन्नीस जो साल इतिहास का आप याद बता करना रहे हैं, पड़ेगी किसी आपको। पार्टी का नहीं हम है। लोकपाल बिल लाए, हम इतिहास आप आरटीआई बता रहे लाए, हैं, तो इतिहास आपको आप शर्म बता लगता रहे है हैं। आपको शर्म आना चाहिए, 5 साल आपकी बड़ी लंबी लिस्ट है। देसी है देशवासियों को, आपकी हम तो बहुत कह लंबी रहे हैं, लिस्ट है, अल्फाबेट 99 एक वर्ड तक आप जो उठाइए, भ्रष्टाचार आप आपने भ्रष्टाचार वो पे आप भूल उपदेश जाते दे रहे हैं। ठीक है, आरोप इसीलिए आप प्रत्यारोप की खबर नहीं कर राजनीति रहे हैं। जारी है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं सभी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, सभी पार्टियों के नेता लगा रहे हैं। जी, दिनेश जी लौटते हैं आपके पास, समय की बेहद कमी है हमारे पास, और अब बिल्कुल न्यूट्रल टिप्पणी, क्योंकि हम अगर अलग अलग नेताओं के पास जाएंगे तो इतना समय हमारे पास नहीं है। एक न्यूट्रल टिप्पणी यहाँ पर हम करना चाहेंगे अमिताभ जी से। अमिताभ जी, जो एलजेपी की स्थिति है बिहार में, उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर अगर चीज़ों को तौला जाए, नापा जाए, तो क्या लगता है बीजेपी के लिए यहाँ पर सीटें बड़ा फैक्टर नजर नहीं आती हैं? बीजेपी के लिए ये संदेश देना ज़्यादा ज़रूरी है कि मोदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, भाजपा के पास रामविलास पासवान के साथ में आने से भाजपा का कोई नुकसान नहीं हुआ है, फायदा ही हुआ है। व्यवहारिक स्तर पर उनके पास, देखिए, सिद्धांत मैंने पहले ही कहा कि किसी भी पार्टी के लिए इस समय स्थिति ये है कि जब सीटें गंवानी होती है तो वो सिद्धांतों से समझौता कर रही है। सिद्धांतों से समझौता करने के नाम पर, जब सिद्धांतों से समझौता होता है तो कुछ आपके पास ऐसे साथी मिलते जो आगे चलकर आप ही पर भारी पड़ते, वो अलग का मसला है। तो आज फिलहाल भाजपा के साथ अगर पासवान आ रहे हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कुनबा कुछ उनका बढ़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और यही बात बीजेपी को शायद इसका आभास हुआ होगा, इसीलिए रामविलास पासवान के साथ हाथ मिलाया गया है, ताकि और लोगों को यह संदेश मिले, जनता को यह संदेश मिले कि स्वीकार्यता बढ़ रही है और बीजेपी की राजनीति बढ़ रही है। फिलहाल आज वक्त इतना ही है हमारे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका शुक्रिया, दिनेश जी आपका शुक्रिया, खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनता मांगे जवाब में आज इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।